नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो आज सुपर टेस्ट के इस प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 में चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है आज। पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे एक परिमेय संख्या है 5, एक परिमेय संख्या है 6, तो 5 और 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती? तो 5 और 6 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। पांच और 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत। कोई भी अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? 5 और 6 के बीच क्या हो सकता है? 5.1 हो सकता है, 5.12 हो सकता है, 5.123 हो सकता है। इसी तरीके से 5 और 6 के बीच हम जितनी चाहें उतनी संख्याएं बना सकती हैं, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है 2.6 इंटू 0.91, 2.6 इंटू 0.91। देखिए, अगर कभी भी इस तरीके का पॉइंट का क्वेश्चन आए और गुणा करना हो या भाग करना हो, जो कुछ भी करना हो, दशमलव को पहले अलग कर लो। अगर दशमलव को अलग कर ले तो यह है 26 और गुणे में यह है 91। तो 26 और 91 का गुणा कर लीजिए। 1 का 6 में करें तो 6, 1 का 2 में करें तो 2, 9 का 6 में करें 9 छक 54 का 4, 9 का 2 में करें 9 दूनी 18, 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक, तो यहां जोड़िए 6, 4 2 6, ये 3 और ये 2, तो आ गया 23 66। तो 26 और 91 का गुणा किया, कितना आ गया? 23 66। अब हमको क्या लगाना है? सिर्फ दशमलव लगाना है। तो दशमलव देखिए, 2 अंक बाद यहां, 1 अंक बाद यहां, तो टोटल करो 2 और 1 3। हमेशा इकाई की तरफ से अंक गिने जाते हैं, यानी इधर से अंक गिने जाएंगे। तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, यहां पर 1 अंक, तो 2 और 1 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो आ जाएगा 2.366, यानी कौन सा आंसर होगा? पहला। ठीक है, अब एक बात को और ध्यान दें। अगर हम इस सवाल में गुणा ना करते, सिर्फ ऑप्शन देखते, तो ऑप्शन देखिए 2 3 6 6, 2 3 6 6, 2 3 6 6, लगभग सब ऑप्शनों में एक ही चीज लिखी है ना। सिर्फ दशमलव कहां लगेगा ये बताना है। तो हम जानते हैं कि 2 और 1 3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद लगाओगे तो 1 2 3 यही लगेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो अगर कभी जल्दी हो तो इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सारे ऑप्शन एक जैसे हो तो। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताइए। एक संतरा 2.5 रुपए का है, यानी 2 रुपए 50 पैसे एक संतरा। अब आपसे कहा है 3.5 दर्जन, है ना। तो भाई एक दर्जन में 12 होते हैं, है ना। अब 3.5 दर्जन है, तो एक दर्जन में अगर 12 होते हैं तो 3 दर्जन में 36 होंगे, और एक दर्जन में 12 होते हैं तो आधे दर्जन में 6 होंगे। तो एक दर्जन में 12 तो 3 दर्जन में 36, और आधे दर्जन में 6, तो 36 और 6 42। 3.5 दर्जन में 42 संतरा होगा, क्योंकि एक दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 12 तिहाई 36, और आधा दर्जन और 36 और 6 42।
एक संतरे की कीमत है 2.5 रुपए, 3.5 दर्जन यानी 42 संतरों की कीमत बतानी है। तो ये एक संतरे की कीमत है, इसको 42 से गुणा कर दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, गुणा करने में एक और बात है कि अगर हम ये वाला दशमलव हटा दें तो देखिए, अगर दशमलव हटाएं तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो यानी 100 हो जाएगा। अब 1 जीरो और 1 जीरो काट दे, 5 से इसको काटे 25 और ये काटे 5 दूनी 10, फिर 2 से हम 42 को काट दें तो कितना आया 21। 21 का 5 में गुणा कर दें, है ना, 21 का 5 में गुणा कर दें तो कितना आएगा 105। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करें भैया, सीधा सीधा गुणा कर दो। एक संतरा 2.5 रुपए का है तो 42 संतरे, तो सीधे सीधे आप गुणा कर दीजिए 2.50 को 42 में, ठीक है। आंसर आपका आएगा 105। जैसे चाहे वैसे कर दो। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से समझ लें क्या करना है इस सवाल में। पहले संख्या 350 को, तो 350 तो एक संख्या है, इसको 20% बढ़ाया, पुनः 20% कम कर दिया, तो अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो अगर प्रतिशत में ही आंसर देना है तो इसका तरीका क्या होता है? एक बार 20% की वृद्धि हुई, दूसरी बार में 20% की कमी हुई, ठीक। अब आपको बताना है कि अंत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो अगर बराबर बराबर परसेंट की वृद्धि हो और कमी हो, जैसे 20% वृद्धि फिर 20% कमी, अगर बराबर बराबर परसेंट की एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, तो दोनों को मिला के टोटल हमेशा कमी होगी। दोनों के टोटल में हमेशा क्या होगी? कमी होगी। कितनी कमी होगी? 20-20 की 2 कमी है, एक 20 की वृद्धि है, एक 20 की कमी है, तो करेंगे 20 गुणे 20/100। हमेशा याद रखना, अगर बराबर बराबर परसेंट हैं, एक की वृद्धि है और एक की कमी है, तो टोटल क्या होगा? 20-20 है तो 20 गुणा 20 बटे में क्या करेंगे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 2 गुणे 2 कितना? 4%। और 4% क्या होगी? सदैव कमी होगी, हमेशा क्या होगी? कमी ही होगी। जैसे कोई आपसे कहे, ठीक है, मान लो आपसे कहा 40% वृद्धि और फिर चाहे 40% कमी, अब कहा जाए दोनों का टोटल बताओ, तो एक बार 40% की वृद्धि एक बार 40% की कमी, तो जो दोनों का टोटल होगा वो हमेशा क्या होगी? कमी होगी। और कितने की कमी होगी? एक बार 40 की वृद्धि एक बार 40 की कमी, तो 40 गुणे 40 और बटे में हमेशा 100। काट दीजिए, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, 4 गुणे 4 16% क्या होगी? कमी। अगले क्वेश्चन पर आइए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब इसमें क्या है? यह भाषा का सवाल है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है कि क्या लिखा है, क्या कहा जा रहा है। लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का यानी विक्रय मूल्य से तुलना है, और किसकी तुलना है? क्रय मूल्य की। तो जो लैंग्वेज में कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का
तो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मतलब है कि विक्रय मूल्य से तुलना है, और जिससे तुलना हो वो फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं। तो जो क्रय मूल्य है वो ऊपर, विक्रय मूल्य से तुलना है तो वो नीचे, तो ऊपर क्रय नीचे विक्रय। तो जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/2, तो ये बराबर है 3/2। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2। अब यहां से मतलब ये हुआ कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 3 है, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 3 में आपने खरीदा और 2 में बेचा। अब जरा सोचो, अगर 3 रुपए की खरीद के लाओ और 2 रुपए में बेच दो, तो 3 रुपए का सामान 2 रुपए में बिका तो नुकसान हो गया। लाए थे 3 में, बेचे 2 में, तो कितने का नुकसान हुआ, 1 का। तो पहली बात यह है कि इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। और कितने का लॉस, 1 का। अब हानि हो या लाभ हो, दोनों के दोनों क्रय मूल्य पर होते हैं। तो 3 में खरीदे, 2 में बेचे, 1 रुपए का नुकसान हुआ, किस पर हुआ, 3 पर। तो हानि हो गई 1/3। अब अगर हानि 1/3 है तो 1/3 को प्रतिशत में कहते हैं 33 1/3%। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 3 में खरीदे, 2 में बेचे, तो 1 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 का। और लॉस कितना लगाकर हुआ, 3 पर हुआ। तो हानि हो गई 1/3, और 1/3 को प्रतिशत में कहते हैं 33 1/3%। ये याद रखना, फ्रैक्शन में 1/3 और इसी को परसेंट में कहते हैं 33 1/3। तो 33 1/3% का लॉस, यानी बी वाला सही। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। फिर देखिएगा, उस धन का मतलब जो धन तुमने जमा किया, तो जो पैसा आप जमा करते हैं उस जमा धनराशि को कहते हैं मूलधन। यह बात याद रखिए। साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब हमको दर बतानी है। दर को कहते हैं रेट। दर को क्या कहते हैं, रेट, ठीक है। तो साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 साल का ब्याज, तो रेट तो हमें बताना है। यहां दिए हैं 10 साल का ब्याज कितना है, 10 साल का ब्याज उस धन का 2/5। तो जो 10 साल का ब्याज है, ये 10 साल का ब्याज उस धन यानी मूलधन का 2/5 है, ये कहा गया। तो जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5, यानी ब्याज कितना है, 2, और मूलधन कितना है, 5। तो 2 रुपए का ब्याज आपको मिला, और किस पर मिला, 5 पर। तो जो ब्याज आपको मिला है वो कितना मिला है, 2, और किस पर मिला है, 5 पर। तो ये हो गया ब्याज का फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसको 100 से गुणा करो, तो 100 से गुणा कर दे तो बदल गया प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत ब्याज मिला। अब काटो, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो आपको 40% ब्याज मिला। और ये कै साल का ब्याज है, 10। तो अगर ये 10 साल का ब्याज है तो 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 4%। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 4%। और 1 साल के ब्याज को हम लोग कहते हैं रेट यानी दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनी, 4%। कॉमन क्वेश्चन है, आसान सवाल है, लेकिन हां बेसिक तो आपको आना चाहिए किसी भी चीज में। यदि एक संख्या से 1/2 घटाएं, तो एक संख्या मान लो x, इसमें में से 1/2 घटा दो। एक संख्या से 1/2 घटाएं,
और फिर 1/2 से गुणा कर दें। तो इसमें से 1/2 घटाओ, फिर गुणा कर दो, 1/2 से गुणा कर दें तो संख्या 1/8 में बदल जाएगी, यानी ये बराबर कितना आएगा, 1/8 आएगा। अब यहां पर देखिए बटे का 2 इधर गुणे में जाएगा, ठीक, x माइनस 1/2 ये है, ये बटे का 2 इधर कहां जाएगा, गुणे में जाएगा, या काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहां बचा आपका 1/4। अब माइनस का 1/2 उधर ले जाओ तो x बराबर हो गया 1/4 प्लस 1/2। अब 1/4 और 1/2 जोड़ो, 1/4 और 1/2 जोड़ो तो 4 और 2 का एलसीएम 4, तो यहां आया 1, 2 दूनी 4 तो यहां आया 2, 2 और 1 जोड़ो तो 3/4, तो x बराबर कितना आ गया, 3/4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दें, अगर वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर विकर्ण को 2 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब जरा इस बात को समझें, जैसे ये वर्ग है, वर्ग माने स्क्वायर, इसका नाम लिख दिया ABCD, ठीक है। अगर ये एक वर्ग है यानी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये वर्ग का विकर्ण है, इसको काहे से लिखा, डी फॉर डायगोनल, डायगोनल माने विकर्ण। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर, तो वर्ग की हर भुजा ए मान सकते हैं, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, डी। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है d²/2 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल के 2 फार्मूले, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर/2। ये बात बस आपको याद रखनी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। यदि वर्ग के विकर्ण को दूना कर दें, विकर्ण को क्या कर दें, दूना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अब जरा आप ध्यान दीजिए, वर्ग के विकर्ण को दूना कर दें तो जो क्षेत्रफल है ये होता है विकर्ण स्क्वायर। तो अगर विकर्ण को 2 गुना कर दोगे, कितना कर दोगे, 2, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अगर विकर्ण को 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर विकर्ण को दूना करें, जैसे विकर्ण d है और d की बजाय 2d कर दें, फिर स्क्वायर करो, तो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4d²/2। तो अगर विकर्ण को दूना करें तो क्षेत्रफल कै गुना होगा, 4 गुना होगा। फिर से देखें, अगर हम लोग जो क्षेत्रफल है वो बराबर किसके है, विकर्ण के स्क्वायर के, तो अगर विकर्ण को दूना करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर विकर्ण को 3 गुना करो तो 3 का स्क्वायर 9। ये भी जान लें, अगर हम विकर्ण को 3 गुना करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुना। अगर हम विकर्ण को 4 गुना करें तो विकर्ण तो 4 गुना, लेकिन एरिया क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर, तो विकर्ण को 4 गुना तो 4 का स्क्वायर 16 गुना। तो अगर विकर्ण को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना, विकर्ण को 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना, विकर्ण को 4 गुना तो क्षेत्रफल 16 गुना। क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर है। अगर विकर्ण को 5 गुना करो तो 5 का स्क्वायर 25, तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाए। तो अब हमारे सवाल में था कि विकर्ण को दूना करें तो उसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अगले सवाल पर देखते हैं, एक कोण का संपूरक कोण,
देखिए, एक कोण का संपूरक, अगर हम मान लें कि कोई कोण है x, ठीक, तो x का संपूरक क्या होता है? जैसे मान लो कि x का संपूरक है y, तो संपूरक का मतलब दोनों जोड़कर होंगे 180। हमने मान लिया कि जो एक कोण है वो एक कोण कितना है? x। फिर उस कोण x का संपूरक, तो कोण x का संपूरक क्या मान लो? y। तो अगर ये संपूरक है तो दोनों जोड़कर 180 होंगे। फिर कहा है उसके कोटिपूरक कोण, तो अगर हमारा कोण x है, मान लो कि इसका कोटिपूरक z है, तो अगर x का कोटिपूरक z है तो इन दोनों को जोड़कर कितना होगा? 90। कोटिपूरक कोण दोनों जोड़कर 90, संपूरक कोण दोनों जोड़कर 180। तो x का संपूरक y है तो x प्लस y 180, x का कोटिपूरक z है तो x प्लस z 90 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो x का संपूरक है यानी y, और ये जो x का कोटिपूरक है यानी z, तो यहां से अगर हम y निकालें तो x उधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस x। अगर हम यहां से z निकालें तो x उधर ले जाओ, तो z बराबर होगा 90 माइनस x। तो ये तो है संपूरक और ये क्या है? कोटिपूरक। अब भाषा पढ़ें, कह रहे हैं जो संपूरक कोण है वो कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो संपूरक यानी ये, तो संपूरक कोण 180 माइनस x, ये बराबर किसके है? कोटिपूरक के 3 गुने के। तो कोटिपूरक है 90 माइनस x, इसका कै गुना? 3 गुना। तो जो संपूरक है ये कोटिपूरक का 3 गुना है। अब यहां पर हम 3 से गुणा कर दें, तो 3 का 90 में करो तो 270, 3 का x में करो तो 3x, इधर है 180 माइनस x। अब हल करो भाई, माइनस का 3x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3x, तो 3x में से x माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2x। 180 प्लस का उधर ले जाओ तो प्लस का 180 इधर आएगा तो माइनस, तो 270 में से 180 माइनस करो तो बचा 90। अब 2x बराबर 90 यहां लिख रहे हैं, 2x बराबर 90, तो 2 से काटो 45, तो x बराबर 45। तो वो कोण कितना है? तो वो जो कोण x है वो कितना है? 45 है, यानी आंसर क्या होगा? सी। एक बात याद रखना, संपूरक कोण का मतलब है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ो तो 180 हो जाए। कोटिपूरक का मतलब है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ो तो 90 हो जाए। यदि a माइनस बी बराबर है -5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 73, तो ab का मान बताना है। तो देखिए, ये बेस वैल्यू है 1-1 पावर, ये सेकेंड डिग्री है 2-2 पावर। तो अगर ऐसा कोई सवाल दें तो होल स्क्वायर कर दो, तो इधर भी होल स्क्वायर करो और इधर भी होल स्क्वायर करो। तो माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस, और 5 का स्क्वायर करो तो 25। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान कितना है? 73। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रखो? 73 माइनस 2ab बराबर कितना है? 25। अब बताओ, माइनस का 2ab उधर ले जाओ तो प्लस का 2ab, प्लस का 25 इधर ले आओ तो 73 माइनस 25, ये 73 है, 25 इधर ले आओ। अब 73 में से 25 घटाओ तो कितना बचा? 48 बराबर 2ab।
अब 2 से 48 को काटो तो 24, तो ए बी बराबर कितना आ गया 24, यानी आंसर कौन सा होगा डी। तो कैसी रही आज की क्लास? आज हम लोगों ने फिर से एक नया सेट डिस्कस किया, और ऐसा ये लास्ट क्वेश्चन देखिए पिछली वाली क्लास में भी था, डिजिट बदल कर आया है। ऐसे कई सवाल हैं जो आप लोगों को हर सेट में रिपीट करके मिलते रहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी क्लासेस की वीडियोस आपको आ रही हैं उन वीडियोस पर कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें कि क्या आपकी जरूरत है, क्या आप चाहते हैं। तो जैसी आप लोगों की डिमांड होगी, ज्यादा लोग जिस बात के लिए डिमांड कहेंगे वही काम मैं करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आपके कमेंट इंपॉर्टेंट है, जरूर मुझे सूचित करें। आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लगातार वीडियोस को देखते रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।